So this is an hydraulics and pneumatics overview part 2 द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग के लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इसमें ये स्लाइड शो कर रही है कि 9 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट में। इंट्रोडक्शन, दाब और उसका मापन, द्रवों का प्रवाह पाइप के द्वारा, हाइड्रोलिक सिस्टम, टरबाइन और पंप, हाइड्रोलिक तेल आधारित द्रवीय एवं वायवीय प्रणाली, component of hydraulic and pneumatic system. These are the 9 units in this subject. So this is the unit 8. Unit 7 is already covered in previous lecture. This is the revision of unit 8 lecture. Here we talk about the component of the hydraulic system. द्रवीय प्रणाली के प्रमुख जो भी पार्ट या भाग हो सकते हैं वो। तो बेसिक अगर बात करें बेसिक कंपोनेंट की, तो ये यूज होता है ट्रांसमिटिंग द पावर या एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इट ट्रांसमिटेड द एनर्जी और पावर फ्रॉम द सोर्स टू वेयर इट इज डिजायर्ड, जहाँ भी इसकी ज़रूरत है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए। अगर हम लोग संपीड़ित द्रव का एक तरल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक प्रणाली है, हाइड्रोलिक या द्रवीय प्रणाली है। तो अगर रफली इसे समझने की कोशिश करें तो ये कुछ प्रमुख भाग को दिखाए, कंपोनेंट्स को दिखाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम के, और दिखाएगा कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे एक ऑयल का टैंक होता है जो कि एक रिजर्वायर की तरीके से काम करता है। जब इससे फ्लूइड फ्लो होना शुरू होता है तो ये डायरेक्शनल वाल्व होता है। ये किसी भी डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑयल को सप्लाई कर सकता है। अभी ये क्या करेगा कि इधर से ऑयल टैंक से फ्लूइड को सप्लाई करेगा एक्चुएटर में, सिलेंडर में, ड्यू टू विच ए फोर्स ऑफ फ्लूइड विल बी एक्ट ऑन द दिस पिस्टन, ड्यू टू विच लोड विच इज माउंटेड ऑन द पिस्टन और प्लंजर इट इज रेजेस। तो जैसे ही ऑयल टैंक से ऑयल का प्रवाह होगा सिलेंडर के अंदर, ये पिस्टन पे एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा जिसके कारण लोड ऊपर की तरफ उठेगा। अब मान लो इसे नीचे की तरफ फ्लो कराना है तो फिर से यही लिक्विड जो है डायरेक्शनल वाल्व के द्वारा ऊपर जाएगा और पिस्टन को नीचे तरफ ढकेलेगा, तो लोड नीचे की तरफ आएगा। तो इस ऑयल के सर्कुलेशन में अगर कोई बाहरी करना चाहता है तो उसके लिए फ़िल्टर लगा है यहाँ पर, और यहाँ पे पंप है जो कि मोटर के द्वारा ड्रिवन है। प्रेशर रेगुलेटर है, दाब को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है। फिर वो डायरेक्शनल वाल्व है, ये बताएगा कि पानी या ऑयल बिलो ऊपर उठाने के लिए प्रयोग होना है या फिर पिस्टन को नीचे ढकेलने के लिए प्रयोग होना है। तो डायरेक्शनल वाल्व की से कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसको अगर GIF की सहायता से देखें तो इस टाइप से समझ सकते हैं कि किस टाइप से काम करेगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम है, ये पंप है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे चेक वाल्व, ये टैंक, और ये डायरेक्शनल वाल्व बताएगा फ्लूइड किधर से किधर फ्लो होगा। तो इस टाइप से देख सकते हैं पंप नीचे की तरफ जब आना शुरू करेगा तो फ्लूइड को धकेलेगा, और ये यहाँ पे रखा हुआ लोड या सिलेंडर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक सिस्टम का, एक का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, ये है हाइड्रोलिक सिस्टम का ही। जब ये सिलेंडर को ढकेल रहा है तो फ्लूइड इस तरफ ढकेल रहा है और इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। देखें तो यहाँ जो फ्लूइड का आयतन था और यहाँ जो फ्लूइड का आयतन था दोनों तरफ बराबर है। तो इसी सिद्धांत पे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट अगर मेन देखें तो पहला होता है एक्चुएटर। इट कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुएटर एक ऐसा पार्ट या डिवाइस है हाइड्रोलिक सिस्टम का जो कि द्रवीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक्चुएटर के रूप में एक सिलेंडर लिया गया है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, प्रेशर कंट्रोल करते हैं,
फ्लो की मात्रा, प्रवाह की मात्रा कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे डायरेक्शनल वाल्व लगा है इसमें। इसी प्रकार तीसरा कंपोनेंट है तुम्हारा रिजर्वायर। रिजर्वायर किसी चीज़ का एक संग्रह है, संग्रह करने के लिए रखा गया है। इट इज़ यूज टू स्टोर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। यहाँ पे जो ऑयल टैंक एक रिजर्वायर के रूप में काम कर रहा है। चौथा है फिल्टर। इट इज़ यूज टू रिमूव एक्सटर्नल पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम हाइड्रोलिक फ्लूइड। जो इम्प्योरिटी या बाहरी कण आए हुए हैं उनको दूर करने के लिए फ़िल्टर लगा होता है। इसके द्वारा हम लोग जो वाल्व है, एक्चुएटर है, उनका मोशन एफिशिएंट कर सकते हैं। फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे जाम हो जाएगा और जो है एफिशिएंटली मोशन नहीं हो पाएगा पार्ट्स का। अगला जो कंपोनेंट है वो है पंप। पंप जो है इसका यूज होता है जब फ्लूइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए। इसकी ज़्यादा से ये जो काम करता है प्रेशर बढ़ा के फ्लूइड का ऐसा कर पाता है विद द हेल्प ऑफ रोटेशन और विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड ट्रांसफर फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पंप एक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट का एक सिस्टम का पार्ट है जो फ्लूइड को हाई प्रेशर पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अगला जो है कंपोनेंट है हाइड्रोलिक सिस्टम का मोटर। तो मोटर जो अधिकतर टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और पंप को चलाता है। प्रेशर रेगुलेटर अगला कंपोनेंट है। फ्लूइड का प्रेशर अप डाउन होता है, उसको एक रेगुलेट करने के लिए कि कब कम चाहिए कब ज़्यादा चाहिए वो मेंटेन करा जाता है प्रेशर रेगुलेटर से। पाइपिंग सिस्टम। फ्लूइड को एक स्थान से स्थान तक जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अगर कोई ना कोई एक प्रणाली चाहिए तो वो पाइपिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। इसी कंपोनेंट पढ़ रहे थे तो इसमें 5वां है तुम्हारा, शायद स्लाइड हो चुकी थी। तो ये 7-8 कंपोनेंट है जो मेन कंपोनेंट हाइड्रोलिक सिस्टम के। ऑयल रिजर्वायर जो है इसमें मेन भूमिका निभाता है। ऑयल रिजर्वायर होता क्या है, जो सर्कुलेट हो रहा है मशीन में या फिर कहीं ऑयल पंप में, तो वो कहीं ना कहीं वेपोराइज होता रहता है या फिर लीक होता रहता है, जिसके कारण ऑयल की क्वांटिटी में कमी आती रहती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक ऑयल रिजर्वायर लगाया जाता है जो पहले से ही कुछ रिजर्व में ऑयल पहले से रखता है। ये अधिकतर पंप में यूज होता है, बहुत प्रकार की जहाँ असेंबलीज हो रही वहाँ पे यूज होता है। अधिकतर इलेक्ट्रिकल पैनल में भी ऑयल रिजर्वायर यूज होते हैं। तो एक प्रकार का रिजर्वायर ये है ऑयल का, जिसमें ये एक रिटर्न चैम्बर है जिसमें बार बार ऑयल सर्कुलेट होकर इसी के अंदर आता है। ये प्लेट लगी है बीच में, ये बेफेल प्लेट्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे ये सप्लाई, यहाँ से पानी, यहाँ जो ऑयल है कलेक्ट है इस पाइप के द्वारा सप्लाई होता है वेरियस असेंबलीज में एंड बहुत से मशीनों के पार्ट्स में सप्लाई लाइन है ऑयल की। फिल्टर है, मान लो व्हेन ऑयल रिटर्न फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ एनी मशीन, so it may contain some impurities, so filter is used so that before supply it passes through the filter and impurity can be removed. This is the motor or pump. This is basically used to increase the pressure of oil so that it can be supplied to various part. बहुत आसानी से मोटर के साथ हम लोग पंप चला सकते हैं और पंप बहुत तेज़ी से इस ऑयल को खींचता है और एक अधिक दाब के साथ बहुत सारे कंपोनेंट में भेजता है ताकि अपना ऑयल एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये रिटर्न पाइप है, जब ऑयल सर्कुलेट होता है पूरी मशीन की असेंबली से तो इसमें आके सेटल हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो ये रिटर्न चैम्बर में फिर से कलेक्ट हो जाएगा। रिटर्न होने से पहले भी एक फ़िल्टर लगा देते हैं ताकि जो है जो वाल्व लगा है रिटर्न वाला या फिर फिल्टर में कोई से इम्प्योरिटीज आ गई है तो फिल्टर उसे जो है एब्जॉर्ब कर ले। वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो वेपोराइज हो रहा है रिटर्न चेम्बर के अंदर ऑयल, उसको वेंटिलेट करने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे वेंटिलेटर लगा होता है। लेवल इंडिकेटर,
ऑयल ज़्यादा लीक होने की वजह से या फिर वेपराइजेशन से ऑयल की कमी आ गई है, तो वो बाहर से देख के बिना चेम्बर को खोले पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवल इंडिकेटर। ड्रेन प्लग, बहुत सारी इम्प्योरिटी जब सेडिमेंट हो जाते हैं तो इनको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, या ऑयल को टैंक को एम्प्टी करने के लिए ड्रेन प्लग लगा होता है। जैसे अभी डिस्कस किया एक ऑयल रिजर्वायर, ये भी एक ऑयल रिजर्वायर है। तो यहाँ पे ये फ़िल्टर है और यहाँ पे ये जो है इनटेक पाइप है, ये पंप है जो कि एक मोटर की सहायता से रन हो रहा है, और यहाँ से हम लोग इसे वेरियस मशीन के पार्ट या इंजन के पार्ट्स में सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई होने के बाद फिर से ये रिटर्न पाइप के द्वारा इसके अंदर चेम्बर के अंदर डाला जाता है। ये बेफल प्लेट है, ये वेंटिलेशन के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पे ये लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये ड्रेन प्लग है। तो ये 3D व्यू है, इसी प्रकार सिमिलर व्यू में। तो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा ये पाइप का इनटेक है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये रिटर्न पाइप है, और इस टाइप से 3D व्यू है। ये जर्नल फ़ोटो है, इमेज है, जो कि दिखा रहा है कैसे पंप जो है ऑयल रिजर्वायर यूज होता है। जैसे ये मोटर है और इसका जो हेड है एकदम ऑयल के रिजर्वायर के ऊपर लगा हुआ है। ये पंप है और यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री में बड़े लेवल के जो पंप हैं इस प्रकार से यूज होते हैं। तो ये रिजर्वायर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल पैनल या इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हाइड्रोलिक कपलिंग एक दूसरी प्रकार का हाइड्रोलिक कंपोनेंट है, हाइड्रोलिक सिस्टम का एक कंपोनेंट है, द्रव्य प्रणाली पर आधारित है। तो ये क्या काम करता है कि ये एक फ्लूइड कपलिंग भी कहते हैं इसे कभी, और ये इज ए हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोकाइनेमेटिक डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट रोटेटिंग मैकेनिकल पावर, यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द रोटेटिंग मैकेनिकल पावर। जैसे गाड़ी में क्लच का काम होता है, वैसे ही सेम काम फ्लूइड कपलिंग कर सकती है। और ये जो शॉक को भी पावर को ट्रांसमिट कर सकती है बिना वाइब्रेशन या शॉक के। हाइड्रोलिक कपलिंग, तो ये फोटोग्राफ दिखा रहा है, इमेज दिखा रही है हाइड्रोलिक कपलिंग की, जिसमें ये हाउसिंग है, ये ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है। सिमिलरली एक और इंडस्ट्री में यूज होने वाले हाइड्रोलिक कपलिंग की इमेज है, फ्लूइड कपलिंग की। तो ये इस प्रकार से दिखा रहा है आउटर कवरेज, ये हाउसिंग है, और यहाँ से ब्लेड देख सकते हैं। ये एक GIF है हाइड्रोलिक कपलिंग का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, और इसकी केसिंग भी देखो यहाँ पे मूव कर रही हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ hydraulic coupling which have movable casing. So this is rotated because of this fluid. So this is the driving, this is the driven shaft, and this driven shaft is driven by the driving shaft because of the movement of fluid. This hydraulic fluid transfer the energy from driving shaft to the driven shaft. Working, so its working is based on the fact that if we for understanding its working, first understand on what principle it is work. So if we take a bowl and fill the fluid in this bowl and rotate it, or in simpler way, if we take a bowl and rotate it, then the fluid will come outside that bowl because of the centripetal force. So if another bowl is put on that bowl, that fluid which is move outside is
ट्रांसफ़र दिस फ्लूइड विल ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस लोअर बाउल टू अपर बाउल। इस तरीके से हम लोग इसकी वर्किंग समझ सकते हैं कि अगर एक कोई पॉट में बर्तन में पानी लें और उस पॉट को तेज़ी से घुमाएं इसकी एक्सेस के अबाउट, तो पानी बाहर की तरफ निकलने लगता है। वो निकलता इसलिए क्योंकि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगता है। अगर उसे ओपन ना रखें, उसे ऊपर एक और बाउल रख दें, पॉट रख दें, तो पानी जो भरा हुआ है वो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बाउल नीचे वाले बाउल से ऊपर वाले बाउल की तरफ पानी चला जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग की वर्किंग समझ सकते हैं। या फिर उसको और तरीके से समझें तो एक पंखा चलाएं और उसके सामने एक और पंखा चल रख दें। हालांकि दूसरे वाले पंखे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी है, लेकिन पहले पंखे की हवा की वजह से दूसरा पंखा मूव करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं एक पंखे की जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है दूसरी पंखे में, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही मूव कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक कपलिंग काम करती है। ये पर्टिकुलर इमेज दिखाई जा रही है जिसमें एक हाइड्रोलिक कपलिंग है। तो यहाँ पे एक ये ड्राइव शाफ्ट है और ये ड्राइविंग शाफ्ट का इम्पेलर है, यह पंप है। और यहाँ पे स्टेटर है जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड है बीच में, और ये ड्रिवेन शाफ्ट है और इसके ऊपर ये टरबाइन माउंटेड है। जैसे ये ड्राइविंग शाफ्ट को पंप किसी मोटर की सहायता से या किसी पंप की सहायता से हम रोटेट कराते हैं तो इम्पेलर के ब्लेड मूव होने लगते हैं। इम्पेलर के ब्लेड के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड भी मूव होता है और इस हाइड्रोलिक फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से ये टरबाइन मूव होगी। टरबाइन की ब्लेड की मूवमेंट की वजह से ये जो आउटपुट पावर है वो ड्रिवेन शाफ्ट पे ले सकते हैं। तो इसको अगर सेक्शन में काट लें तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि हाँ ये जो है इनपुट शाफ्ट है और ये इम्पेलर वाला सेक्शन है जो कि सामने से एक सर्कल जैसा दिखेगा, और बीच में जो फ्लूइड भरा है वो ट्रांसफ़र करेगा इम्पेलर के मोशन को टरबाइन के मोशन में, और टरबाइन यहाँ से टरबाइन के ब्लेड रोटेट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमें आउटपुट शाफ्ट घूमती हुई नज़र आएगी। इसको अगर और सही से बनाए लाइन डायग्राम में तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये ड्राइविंग शाफ्ट है और इस पर जो इम्पेलर मूव हो रहा था इसका मोशन ट्रांसफ़र हो जाएगा हाइड्रोलिक फ्लूइड की तरह टरबाइन के ब्लेड को। ये बेसिकली सर्कुलर पाथ यहाँ से दिख रहा था कि किस प्रकार से सामने से फ्लूइड आएगा तो एक प्रकार से सर्कल दिखेगा। तो इस टाइप से ये ट्रांसफ़र कर देगा इम्पेलर के मोशन को रोटर के मोशन में जो कि टरबाइन पे माउंटेड है, और हमें पावर मिल जाएगी आउटपुट शाफ्ट पे। तो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ड्रिवेन और ड्राइविंग शाफ्ट का, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इम्पेलर और टरबाइन का। तो यहाँ पे लॉसेस कम है जिसके कारण एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल कपलिंग या क्लच विच लॉसेस मैक्सिमम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो हाइड्रोलिक कपलिंग ट्रांसफ़र करती है पावर को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी रिटार्डेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, या हाइड्रोलिक फ्लूइड के मोशन के द्वारा, गति के द्वारा, उसके त्वरण मंदन के द्वारा पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पहुंचाती है। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हुए हाइड्रोलिक कपलिंग के? एक तो ड्राइविंग पार्ट हो गया, ड्राइविंग शाफ्ट है ड्राइविंग पार्ट हो गया, जो कि एक पंप हो सकता है। जनरली इसे हम लोग इम्पेलर के नाम से जानते हैं, इम्पेलर के ब्लेड। दूसरी साइड जो लगा होता है ड्रिवेन पार्ट होता है या ड्रिवेन शाफ्ट होती है, जो अधिकतर एक टरबाइन के रूप में होती है, रनर या मोटर। तो अधिकतर इसे हम लोग रनर या ब्लेड के रनर या रोटर के नाम से जानते हैं। एक हाउसिंग होती है जो कि उसकी कवरिंग होती है पूरी असेंबली की, और ये असेंबली को ऑयल टाइट रखती है और हेल्प करती है मोशन को ट्रांसफ़र करने में ड्राइविंग से ड्रिवेन पार्ट तक। तो ये तीन बेसिक पार्ट थे
हाउसिंग ड्राइविंग शाफ्ट, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू हाइड्रोलिक कपलिंग, कितनी अमाउंट की पावर ट्रांसमिट होगी, मान लेते हैं स्पीड जो है शाफ्ट की n है, रोटेट होने की स्पीड n है रोटेशन की, और टी टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, लगाया जा रहा है न्यूटन मीटर में, टी टार्क है न्यूटन मीटर में। तो पावर जो शाफ्ट पे है ए पर 2 पाई एन टी बाई 3.14 वैल्यू होती है इसकी, तो 2 पाई एन टी जो है इसकी पावर शाफ्ट ए पे प्रोड्यूस होगी, यह है यहाँ पे एन स्पीड है और टी टार्क है। पावर एट शाफ्ट बी ये डिपेंड करेगी कि इफ़िशियंसी कपलिंग की कितनी है। इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ कपलिंग इज पावर एट शाफ्ट बी डिवाइडेड बाई पावर एट शाफ्ट ए, और इसे और शॉर्ट करें तो पावर एट शाफ्ट बी लिख दें 2 पाई एन टी फॉर बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एन टी फॉर ए, तो 2 पाई विल गेट कैंसिल्ड सिंस टी एन टार्क एट ए is equal to torque at B, so efficiency will in simply we can write NB upon NA. NB is the rotation speed of B, NA is the rotational speed of A, shaft A. So in this way we can calculate efficiency. Slip is a type of loss. We can calculate it 1 minus efficiency. Types of hydraulic coupling, as we earlier said that there are two types of hydraulic coupling: fixed casing coupling and rotating casing coupling. In fixed casing coupling, case housing of the coupling will remain fixed. In rotating casing coupling, the housing will also rotate with blade. Use of hydraulic coupling, power driven excavation in which खुदाई के कामों में भी हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज कर सकते हैं, जो एक्सकेवेटर लगाए जाते हैं उसमें इसका एक एप्लीकेशन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पावर को कंबसन से लेके व्हील तक ट्रांसमिट करने के लिए एक क्लच के रिप्लेसमेंट के रूप में भी, ये मैराइन में प्रपल्सन में आदि सिस्टम में हाइड्रोलिक कपलिंग अपना एक एप्लीकेशन रखती है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में शाफ्ट को पावर को एक स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक कपलिंग यूज होती है। एडवांटेज, इस कपलिंग के फ़ायदा क्या है, जैसे कि इन कंपेरिजन टू मैकेनिकल कपलिंग इट हैज़ नो फ्रिक्शन लॉसेस and in this way efficiency is higher for the hydraulic coupling in comparison to mechanical coupling. It also reduces that shock and noise, since there is no mechanical contact, so there is no noise, and also vibration and shocks also damped. For maximum torque transmission, ये अधिकतर वहाँ यूज हो जाती है जहाँ पे ज़्यादा टार्क को ट्रांसमिट करना है। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एप्लीकेशन, इसका एक एडवांटेज है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं और दोनों डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम ऑफ स्लिप, अगर यहाँ पे स्लिप हो रही है तो हमें दोनों शाफ्ट की स्पीड में एक डिफरेंस मिलेगा जो इसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। फ्लूइड कपलिंग कैन नॉट डेवलप टॉर्क व्हेन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट आर रोटेटिंग इन सेम एंगुलर वेलोसिटी। दोनों का सेम एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट कर रहे हैं तो किसी प्रकार का टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अंडर स्टाइलिंग या रुकी हुई कंडीशन में कपलिंग जो है डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड गेट डैमेज। रुकी हुई अवस्था में जो पूरी कपलिंग की जो एनर्जी है हीट के रूप में चली जाएगी। तो अभी भी इस यूनिट में जो है बचा हुआ है फिल्टर के बारे में बताना है और कोई रोटेटिंग पंप है उसकी डिस्क्रिप्शन रह गया है तो वो उसमें ऐड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ नैड फॉर्म को फिल करना BT से, इस ऐप को डाउनलोड करना, गूगल क्लासरूम पे इसको सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CRTPV2 इसके द्वारा,
और ये इम्पॉर्टेंट है 15 मई तक AICTE के लर्निंग कोर्सेज के द्वारा खुद को रजिस्टर्ड कर लें।